औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामने मेंशन है क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स प्रिंसिपल। बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, इजी है और जस्ट इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने हैं, तब हम इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मेरा बेसिक प्रिंसिपल है ना लर्निंग का, वो ये है: अंडरस्टैंड कॉमन देन अंडरस्टैंड स्पेसिफिक, अंडरस्टैंड कॉमन देन अंडरस्टैंड मेजर। अगर हम कॉमन चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे तब हम हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो तब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम किसी मेजर या किसी स्पेसिफिक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए क्रोमेटोग्राफी में भी हमने अगर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें इसमें बहुत सी ऐसी कॉमन चीज़ें अंडरस्टैंड करनी हैं जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो सके, जिससे हम समझ सकें कि हम मेजर चीज़ को किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरा ये टॉपिक सिर्फ एक ही पेज पे मुश्तमिल है, सिर्फ हमने इसकी बेसिक्स अंडरस्टैंड करनी है। अब क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स प्रिंसिपल में सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, इसको बाय डेफिनेशन लेके चलते हैं। डेफिनेशन थोड़ी सारी एलेबोरेटेड है, चूँकि इसमें 3 ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिनको हम क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कर देते हैं। लेकिन अगर हम फ्रॉम द बिगिनिंग बात करें ना, तो क्रोमेटोग्राफी सिर्फ एक सेपरेटिंग टेक्निक थी। इससे हम सिर्फ कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। जो प्योरिफिकेशन या टेस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ये बाद की टेक्निक्स हैं जो क्रोमेटोग्राफी में ऐड की गई हैं। जब जब इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप हुई है, जब जब इसके क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप होते गए हैं, तो तब इसमें प्योरिफिकेशन भी हुई है, तब इसमें आइडेंटिफिकेशन भी कंपाउंड्स की हुई है। वैसे अगर बेसिकली बात की जाए ना, मेजर जो क्रोमेटोग्राफी है वो एक सेपरेटिंग टेक्निक है। आपने भी अपने माइंड में यही रखना है, क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेटिंग टेक्निक है कि इसमें हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, अलहदा करना है। अब ये टर्मिनोलॉजी देखे ना, ये अराइज किधर से हुई, ये टर्मिनोलॉजी अराइज किधर से हुई, इसका माहज क्या है। चले हम बाय डेफिनेशन इसको पहले फॉलो करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक फॉर सेपरेशन, यानी ये सेपरेटिंग टेक्निक है। इससे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, अलहदा करते हैं एक दूसरे से। जब डेफिनेटली सेपरेशन होगी तो तब आइडेंटिफिकेशन होगी ना। तो इस वजह से ये जो बेसिक इसका जो कंसेप्ट है वो ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है। ये टर्म जो क्रोमेटोग्राफी है, ये ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड हैं। एक क्रोमा, क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, एंड ग्रेफीन इसका मीनिंग है टू राइट। यहाँ से ये क्रोमेटोग्राफी टर्मिनोलॉजी डिराइव की है। इसका मतलब है जो सबसे पहले जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक या ये कंसेप्ट अराइज हुआ था, इसका रिलेशन कलर्स की सेपरेशन से था, या कलर से रिलेटेड कोई इसका रिलेशन है, जिसकी वजह से इसको क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया गया है। हमने कुछ इसमें मेजर कंपोनेंट्स कह लें वो अंडरस्टैंड करने हैं, या कंपोनेंट्स की निस्बत मैं जो मेजर वर्ड है वो इसके कंसेप्ट्स हैं या टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं, ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना है ताकि क्रोमेटोग्राफी को अंडरस्टैंड किया जा सके। जो सबसे पहले इसकी टर्म लिखी हुई है वो है मोबाइल फेज, यानी कि इसकी फेजेज या इसके कंपोनेंट ये हम देखते हैं, ये इनको करते हैं हम अंडरस्टैंड कि इनका क्या मीनिंग है और ये क्या मतलब रखते हैं। ओके, ये मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज,
इलुएंट, इल्यूट, इल्यूशन एंड एनालाइट, ये टर्मिनोलॉजीज हैं। अब इनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन जो महारत की बात इसमें से ये है कि क्या ये जो मोबाइल फेज लिखा हुआ है, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले, तो क्या बाकी अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी इजीली हो जाएगी। एक अच्छा जो कंसेप्ट हासिल करने का तरीका होता है कि हर चीज़ को एक सीरीज में डिस्कस किया जाए। जितना मैं इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एनालाइट क्या चीज़ होता है। एनालाइट क्या चीज़ होती है, अब इसके बारे में लिखा हुआ है द मिक्सचर whose individual component have to be separated and analyzed। यानी एनालाइट वो चीज़ है, वो मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स को हमने क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट करना है। यानी अगेन डिस्कस करते हैं, एनालाइट उस मिक्सचर को बोलेंगे या उस सैंपल को बोलेंगे जो हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसके कंपोनेंट्स हमने सेपरेट करने हैं। यानी जिस सैंपल पे हमने टेस्ट करना है, क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट करना है, उस सैंपल को एनालाइट बोलेंगे। चूँकि हमने पहले बात की है कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो क्या है, वो एक सेपरेटिंग टेक्निक है। यानी ये कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है, अलहदा करती है। इसका मतलब है कि जब भी जो भी सैंपल होगा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में, जिस पे हमने क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट परफॉर्म करना है, वो हमेशा मिक्सचर होगा, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। अकेला अकेला केमिकल या सब्सटेंस वो तो ऑलरेडी ही सेपरेटेड है, तो हमेशा क्या होगा, वो मिक्सचर होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले टू कॉमन एग्जांपल्स जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। अब मैंने जो कि सबसे पहले आपको कोटेशन बताई, मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई, अंडरस्टैंड कॉमन देन अंडरस्टैंड मेजर। अब ये देखेंगे आपके सामने एक पिक्चर है। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि मैंने ये पिक्चर इधर क्यों लगाई है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये बच्चे ये रेस लगा रहे हैं, रेसिंग कंडीशन में जो रेस हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या लॉजिक है कि रेस के दौरान कुछ लोग जो खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाते हैं, कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ एक इंटरमीडिएट कंडीशन में रह जाते हैं। अगर हम इस रीज़न को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, अगर हम इस रीज़न को अंडरस्टैंड कर लें, तो हम क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद एक कॉमन एग्जांपल और है, ये देखें, ये एक कॉमन एग्जांपल है कि ये तो डेली बेस पे हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि जब घर में फर्श धोया जाता है, तो आप ज़रा गौर करें कि ये जो पानी है, ये पानी का प्रेशर इसमें जो मटेरियल है फर्श पे गिरा हुआ, उसको अपने साथ बहा के लेके जा रहा है, बहा ले जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल है जो इस पानी के साथ नहीं गुजरता। मिसाल के तौर पे अगर फर्श पे ऑयल गिरा होगा, जब ऑयल गिरा होगा तो अगर हम उसके ऊपर पानी बहाएंगे तो वो ऑयल पानी के साथ मुकम्मल तौर पर नहीं आगे की तरफ जाएगा, वो नहीं बहेगा पानी के साथ। वजह क्या है, उसकी इंटरेक्शन फर्श के साथ ज़्यादा होगी। अगर उसकी निस्बत कोई ऐसी चीज़ गिरी हुई है जिसकी इंटरेक्शन, कुछ जूस गिरा हुआ है जिसकी इंटरेक्शन पानी के साथ ज़्यादा है, तो वो पानी के साथ बह जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, जब हम फर्श पे पानी बहाते हैं तो कुछ मटेरियल पानी के साथ गुजर जाता है, लेकिन कुछ मटेरियल फर्श पे ही रह जाता है। इसके पीछे इसका लॉजिक क्या है? जब हम इस लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो तब हम क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हम आते हैं ऊपर टर्मिनोलॉजीज की तरफ। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पहले नंबर पे
अगर हम इस मिसाल में हैं, इसमें जो फर्श धोने वाली मिसाल है, इसमें देखें, इसमें हमें जो इसके कंपोनेंट्स देखें हमें कौन कौन से नज़र आ रहे हैं कि जो इसमें सबसे पहला जो नंबर 1 कंपोनेंट है, एक ये है फर्श जिसके ऊपर जो है वो मटेरियल गिरा हुआ है। दूसरा कंपोनेंट इसमें से क्या है, ये पानी है जो उस मटेरियल को अपने साथ बहा के लेके जा रहा है। तीसरा कंपोनेंट क्या है, ये इसके अंदर नीचे ये जो पड़ा हुआ मटेरियल है, ये इसका तीसरा कंपोनेंट है जो जिसकी सफाई की जा रही है, जिसको अलहदा किया जा रहा है फर्श से। आप ज़रा गौर करें, ये जो कंपोनेंट नंबर 1 है, ये फर्श है, ये अपनी जगह पे स्टिल फिक्स है। जो कंपोनेंट नंबर 2 है, पानी है इस फर्श का जिससे बहाया जा रहा है, ये फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। और जो ये तीसरा कंपोनेंट है, ये हम अलहदा कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो तीसरा कंपोनेंट है, ये हमारा मिक्सचर है जिसको हम अलहदा कर रहे हैं। किस तरीके से अलहदा कर रहे हैं, इसको हम कंपोनेंट नंबर 2 यानी पानी, एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करके अलहदा कर रहे हैं जो मोबाइल है, जो मूव कर रही है, उसको किस पे अलहदा कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ पे अलहदा कर रहे हैं जो कंपोनेंट नंबर 1 है, और ये चीज़ इमूवेबल है, यानी ये चीज़ फिक्स है। ये चीज़ इमूवेबल है और फिक्स है। कंपोनेंट नंबर 1 क्या है, ये इमूवेबल है और फिक्स है। कंपोनेंट नंबर 2 क्या है, ये मोबाइल है। मोबाइल चीज़ किसे कहते हैं, मोबाइल उस कहते हैं जो चीज़ मूव कर सकती है, जो चीज़ मूविंग कंडीशन में हो वो मोबाइल कहलाती है। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं अपनी टर्मिनोलॉजीज की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं वापस उन टर्मिनोलॉजीज पे। आप ज़रा गौर करें, जिस तरह मैंने आपको लास्ट पीछे इस एग्जाम्पल में समझाया, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, ये पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको वो कॉमन एग्जाम्पल बताई है कि मोबाइल फेज ये हमेशा ये सॉल्वेंट होता है, या ये बिल्कुल ये सॉल्वेंट ही है। मूविंग तो स्टेशनरी, जो स्टेशनरी फेज से के ऊपर से गुजर रहा है। जब ये स्टेशनरी फेज पे गुजरेगा तो क्या करेगा, जो मिक्सचर होगा उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और उसको आगे ले जाएगा, उसको सेपरेट कर देगा। स्टेशनरी फेज देखें क्या है, स्टेशनरी फेज की बात करें, द सब्सटेंस दैट स्टे फिक्स एंड इमूवेबल। ये पिछली एग्जांपल में वही, वो जो फर्श है वो फिक्स है, वो इमूवेबल है। दिस फेज इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ ए सॉलिड फेज, ये यहाँ की कोई सॉलिड मटेरियल होता है, या ये लेयर ऑफ ए लिक्विड भी हो सकता है। यानी ये दो चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। ये हम आगे जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि सॉलिड कौन से वाली टाइप में क्रोमेटोग्राफी की फॉर्म में है ये स्टेशनरी फेज, और लिक्विड कौन सी क्रोमेटोग्राफिक फॉर्म में है। अब एलुएंट क्या चीज़ है, एलुएंट फ्लूइड एंटरिंग द कॉलम, यानी नीचे वाले अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, ये वाला पानी, ये एलुएंट है, ये ज़रा गौर करें, ये पानी चूंकि अभी ये बिल्कुल प्योर है जो पाइप से निकल रहा है। उसके बाद इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा कि फिर जब इसने क्या करना है, अब मिक्सचर को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेना। इस एरिया में मिक्सचर डिजॉल्व हो रहा है। मिक्सचर डिजॉल्व होने के बाद फिर ये एट द एंड ये पानी तीसरे नंबर पे डिजॉल्व करने के बाद जो पानी बचेगा, तीसरा कंपोनेंट इस पानी का ये बनता है। अब यही बात मैं आपको ऊपर वाली उसमें समझाने लगा हूँ टर्मिनोलॉजीज में, कि एलुएंट क्या है, फ्लूइड एंटरिंग द कॉलम। वो फ्लूइड जब क्रोमेटोग्राफी के लिए जो फ्लूइड आ रहा है उसको एलुएंट कहते हैं। यानी कि जो मोबाइल फेज अभी आ रहा है जिसने सेपरेट करना है वो एलुएंट है। अब इल्यूट क्या है, फ्लूइड एंटरिंग द कॉलम दैट इज कलेक्टेड इन फ्लास्क। ये आने के बाद जो फ्लूइड बचेगा ना, जो मिक्सचर को डिसॉल्व करने के बाद जो फ्लूइड निकल जाएगा, जो आगे की तरफ चला जाएगा, उसको इल्यूएट कहते हैं। और इल्यूशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट ए कंपाउंड थ्रू ए कॉलम यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। अब ये प्रोसेस है, इसमें
द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट ए कंपाउंड थ्रू ए कॉलम थ्रू यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। कोई ऐसा केमिकल कर यूज किया जाता है जिससे वो सेपरेटेड कंपोनेंट्स को वॉश किया जाता है, उस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। यानी उम्मीद है आपको इल्यूट कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा, इल्यूएट कंसेप्ट भी समझ आ गया, इल्यूशन कंसेप्ट भी ये समझ आ गया होगा। और एनालाइट तो सबसे पहले हमने समझा था कि वो मिक्सचर है जिससे हमने कंपोनेंट्स को अलहदा करना है। उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अब हम आते हैं इसके ऊपर, ये पिक्चर है, ये मैंने यहाँ क्यों लगाई है। मैंने आपको बोला है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है। जब ये बच्चे शुरू में रेस स्टार्ट करने लगे थे तो तब ये सारे एक ही पोजीशन पे थे, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद जो एफिशिएंट थे वो तो गुजर गए, लेकिन रास्ते में कुछ हर्डल्स आ गई, कुछ हम कह सकते हैं कि रुकावटें आ गई जिनको अबूर करना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल थे, इसलिए वो पीछे रह गए। इसका मतलब है उन बच्चों की इंटरेक्शन उन रुकावटों के साथ ज़्यादा थी, और कुछ बच्चे हैं जिसकी इंटरेक्शन रुकावटों के साथ नहीं थी, इस वजह से वो आगे गुजर गए। तो क्रोमेटोग्राफी भी बिल्कुल एक ऐसी ही टेक्निक है। अगर हम इसके बेसिक प्रिंसिपल पे आए, ये देखिए जी, ये सामने एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम बना हुआ है जिसमें आप ज़रा गौर करें, स्टेशनरी फेज आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सर्कल शेप में आपको नज़र आ रहे हैं, ये सर्कल शेप, ये इसकी एक स्टेशनरी फेज है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ये इन सर्कल शेप दिखाया हुआ है। मोबाइल फेज आपको नज़र आ रही होगी, ये ज़रा गौर करें, इसमें ये ब्लू एरिया, ये इसकी मोबाइल फेज है। और जिस सैंपल को अलहदा करना है वो बिल्कुल इसके ऊपर की जानिब यहाँ पे वो सैंपल रखा गया है। जब इस स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज गुजारा, यानी वो पानी जब इसमें से गुजरा, वो सॉल्वेंट गुजरा, तो उसने क्या किया, सैंपल के मिक्सचर को अपने अंदर हल किया, और जब वो स्टेशनरी फेज से गुजर रहा था तो गुजरते गुजरते उसने वो कंपोनेंट जिसकी इंटरेक्शन इस पानी कह लें या मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा थी, उनको ज़्यादा आगे ले गया है। जिसकी इंटरेक्शन इसके साथ कम थी वो कंपोनेंट इस मिक्सचर के क्या रह गए हैं, पीछे रह चुके हैं। इससे क्या हुआ को आप ज़रा गौर करें कि वो कंपोनेंट्स इसमें से बिल्कुल अलहदा होते नज़र आ रहे हैं। कि ये देखें, कुछ कंपोनेंट ये हैं, ये कुछ कंपोनेंट ये इस एरिया में नज़र आ रहे हैं, और कुछ कंपोनेंट इस एरिया में नज़र आ रहे हैं। अब ये कंपोनेंट्स क्यों डिफरेंट एरियाज में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब ये मोबाइल फेज ने इधर से गुजरा, चूँकि ये कंपोनेंट ऊपर मौजूद थे, इधर मौजूद थे, इधर जब ये मोबाइल फेज गुजरा, जो इस मोबाइल फेज क्या हो सकता है, ये पानी भी हो सकता है, ये ईथर, अल्कोहल या कोई सॉल्वेंट हो सकता है। जब ये गुजरा तो जो इसमें ज़्यादा हल हो सकते थे तो वो इसके साथ इधर आगे, जो ज़रा कम हल हो सकते थे उसकी निस्बत वो पीछे रह गए, जो बहुत कम हल हो सकते थे वो और भी पीछे रह गए, लेकिन जो नहीं थे हल हो सकते वो सबसे पीछे रह गए। अब सवाल ये पैदा होता है, इसका जो अगर वो इसके साथ हल नहीं हो पा रहे इस मोबाइल फेज के तहत, इसका मतलब है इन कंपोनेंट्स की उस मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो फिर उसकी इंटरेक्शन किसके साथ है, फिर उनकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ है। जिस तरह मैंने ऊपर आपको मिसाल बताई, अगर फर्श के ऊपर ऑयल गिरा होगा तो हम उसको ऊपर पानी मारेंगे तो ऑयल पानी के साथ नहीं जाएगा आगे। उसकी वजह क्या है कि ऑयल की इंटरेक्शन फर्श के साथ ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उसकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, मोबाइल फेज के साथ नहीं है। सिमिलरली अगर वहाँ कोई जूस या कोई मीठी चीज़ या कोई हम कहते हैं पोलर चीज़ गिरी होगी तो उसकी इंटरेक्शन पानी के साथ ज़्यादा होगी, उसकी इंटरेक्शन फर्श के साथ नहीं होगी। इसका मतलब है कुछ कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होती है, कुछ कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होती है, और इसी इंटरेक्शन की बेस पे इनको अलहदा किया जा सकता है। अब यहाँ इसका जो मेन और मेजर और जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसको अंडरस्टैंड करना है, ये सारे कंसेप्ट हासिल करने के बाद आपको इसका ये बेसिक प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। चलिए हम इसको रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हेन ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट,
कि किसी सॉल्वेंट में जब एक सोल्यूट, अब सवाल ये पैदा होता है ये सोल्यूट इधर क्या है, इधर सोल्यूट हमारा वो मिक्सचर है जिसको हमने सॉल्वेंट में अलहदा करके उससे सेपरेट करना है। व्हेन ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज पास्ड थ्रू और अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए मिक्सचर, यानी जब सोल्यूट मोबाइल फेस में हल होगा और वो स्टेशनरी फेस के ऊपर से गुजरेगा, द इंटरेक्शन अकर बिटवीन सोल्यूट एंड स्टेशनरी फेस, तो दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगी। इसका मतलब है जितना वो ऑयल है उसकी इंटरेक्शन फर्श के साथ ज़्यादा है, यानी उसकी स्टेशनरी फेस से इंटरेक्शन ज़्यादा है। सोल्यूट विच डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड बेसिस ऑन डिफरेंसेस इन देयर इंटरेक्शन, तो ये जो इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी है इस बेस के ऊपर वो जो सोल्यूट है उसके कंपोनेंट्स अलहदा हो जाते हैं। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अगेन अगर आप कहते हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन हम बात ये कर रहे हैं कि जो मिक्सचर यानी सोल्यूट जिसको सेपरेट करना है उसकी इंटरेक्शन मोबाइल फेस के साथ भी है और स्टेशनरी फेस के साथ भी है। जिस कंपोनेंट की इंटरेक्शन मोबाइल फेस से ज़्यादा होगी तो वो स्टेशनरी फेस पे स्टे नहीं करेगा, वो मोबाइल फेस के साथ आगे गुजर जाएगा। तो इस इंटरेक्शन के डिफरेंस पे इनको सेपरेट किया जाता है। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।